और अगली खबर गाजियाबाद से। यहां के ब्रिज विहार में बुधवार को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और मारपीट की वारदात सामने आई। आरोपी कबाड़ का काम करता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोगों में आक्रोश के चलते देर शाम तक हंगामा रहा। देखिए गाजियाबाद से एक ग्राउंड रिपोर्ट। हालात बता रहे हैं कि कितना बवाल हुआ। उग्र भीड़ ने आरोपी के कबाड़ गोदाम को तहस नहस कर दिया। एक ही लड़का था या और भी लोग थे? चार हैं। चार हैं, हाँ। लेकिन जो पुलिस कह रही है कि एक लड़का है। नहीं, एक वो तो एक ही तो अंदर है, वो तो बाहर खड़े थे। बाकी लोग बाहर थे। हाँ, खड़े थे बाहर। दरअसल ये वही जगह है जहाँ पर फैजान काम करता था। ये दो दुकानें थी, जिनमें से एक को आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पूरी तरीके से जो भीड़ थी वो आ पहुँची और गुस्से में तमाम जो चीज़ें थी यहाँ पर तोड़फोड़ की गई। साथ ही ये जो आप लोडिंग के लिए जो सामान यूज़ किया जाता है उसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आग लगा के जला भी दिया गया था। जो दूसरी साइकिल्स वहाँ पर रखी हुई थी उन्हें पूरे तरीके से यहाँ पर तोड़ दिया गया था। आरोपी के साथ साथ उसके परिवार को भी लोगों के गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़ा। 40 साल से हमने पहली बार ऐसी घटना देखी हमारे लाइफ में। आज तक हमने कभी इस एरिया में कभी हमने ऐसी घटना नहीं। क्या हुआ था? क्या भीड़ भाड़ आ गई? देखिए जी, ये हुआ क्या है, कल परसों रात को ये यही के कोई रिश्तेदार हैं जहाँ पे कांड हुआ, तो वो दुकान थोड़ी आगे है, वहाँ घटना घटी है। और उसके बाद कल जो है यहाँ पे, क्योंकि जब उनको पुलिस ने पकड़ लिया, उसके बाद फिर सब लोगों को पता चला, तो फिर लोग सभी आक्रोश में आ गए, क्योंकि बच्ची छोटी है, 14 साल की बच्ची थी। हमने तो देखा ब्रिज विहार चौक पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हुई। हम भी वहाँ शामिल हुए, देखा तो बहुत ज़्यादा लोग गुस्से में थे। बवाल इतना ज्यादा हुआ कि पुलिस के लिए भीड़ को हटाना एक चुनौती बन गया। बाद में लाठी चार्ज करके चौक को खाली करवाया गया। के गली में कबाड़ी का काम करने वाले एक सस्पेक्टेड द्वारा गलत काम किया गया है। इसी के आधार पे जो टीमों का गठन करके जो कबाड़ी का काम करने वाला जो एक सस्पेक्टेड लड़का था, इसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उसकी पहचान पीड़िता द्वारा की गई। उसका नाम फैजान है और वो उसी गली में कबाड़ी का काम करता है। जब भी ऐसी घटना सामने आती है तो लोग आग बबूला हो जाते हैं। यही नतीजा है कि फैजान की दुकान को पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया और सामान को जलाकर खाक कर दिया। आरोपियों को फांसी की सज़ा हो, यही एक मांग अब परिवार के लोग कर रहे हैं। गाजियाबाद से अपने कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। निर्भया कांड के बाद देश भर में प्रदर्शन हुए, लेकिन फिर कोलकाता कांड हुआ। कोलकाता केस के बाद देश भर में प्रदर्शन हुए, लेकिन उसके बाद भी हर रोज रेप और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। जाहिर है हालात बदलने में ये प्रदर्शन, ये 4 दिन का गुस्सा कारगर नहीं है। सवाल है कि क्या करना होगा। हमने यही बात कुछ लड़कियों से पूछी। सीसीटीवी कैमरा हो गया। सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि कई केसेस होते हैं जहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि वहाँ पे ऐसे आता है कि यहाँ पे सीसीटीवी नहीं है। एंड गार्ड्स वगैरह होने चाहिए। स्ट्रीट शुड नॉट बी वेरी आइसोलेटेड। देयर शुड बी गार्ड्स एंड पुलिस एवरीवेयर। स्ट्रीट लाइट ज़्यादा होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाइक फीमेल कोच होती है, वैसे बसेस में भी देयर शुड बी अ गार्ड। देयर शुड बी एटलीस्ट थोड़ा सा प्रिकॉशन। लोगों की मेंटालिटी चेंज हो, बिकॉज वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। एंड तो अगर लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो देन नथिंग्स गोना चेंज। रेगुलर पेट्रोलिंग होनी चाहिए पुलिस की तरफ से भी, और लोकल सिक्योरिटी, जैसे मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ हॉस्टल में, तो वहाँ पे भी लोकल सिक्योरिटी भी काफ़ी लेथार्जिक होते हैं। घर से ही चालू होना चाहिए। पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है वो तो घर से ही चालू होता है कि घर पे सिर्फ लड़कों की चलेगी, जो बेटा है या पापा है उनकी बात चलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो हमें जेंट्स जो भी है उनका वे ऑफ नज़रिया उनकी अच्छी होनी चाहिए। लड़कियों ने अपनी सुरक्षा के लिए कई सुझाव दिए, तो आखिर हमारी सरकारें ये सब करती क्यों नहीं है? क्या फंड की कमी है? जी नहीं, क्योंकि 2012 में निर्भया कांड के बाद जो फंड बना भी सरकारें पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही हैं।
भारत सरकार ने इस साल 2 अगस्त को लोकसभा में निर्भया फंड के उपयोग पर दिए गए उत्तर में कहा, निर्भया फंड में 2015 के बाद से कुल 7,212.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिनमें से 5,512.97 करोड़ रुपए या लगभग 76% का उपयोग विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों द्वारा किया गया है। लेकिन एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक बलात्कार के मामलों में सिर्फ 9.1% की ही कमी आई है। निर्भया फंड का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल 11वें स्थान पर है, जहां एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक 1,111 बलात्कार की घटनाएं हुई, जबकि फंड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दिल्ली में हुआ है और सबसे कम मेघालय में। एनसीआरबी के मुताबिक बलात्कार के मामलों में सिर्फ 9.1% की ही कमी आई है। 2015 के बाद से भारत में हर साल रोजाना बलात्कार के 76 से लेकर 106 मामले तक दर्ज होते रहे हैं, जबकि बहुत सारे मामले थानों के बाहर ही रह जाते हैं। 2015 में जहां 34,651 बलात्कार के मामले सामने आए, वहीं 2022 में 31,516 बलात्कार के मामले सामने आए हैं, यानी हर घंटे 3 से ज्यादा रेप। इसका मतलब ये है कि जब आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे, तब देश के किसी कोने में कोई और लड़की यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही होगी। एक सवाल ये भी है कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए अलग से किसी फंड की जरूरत एक समाज को क्यों पड़ रही है। हमारे समय में लड़कियां बहुत बदली हैं, लेकिन पुरुष बदलने को तैयार नहीं है। हमारे सार्वजनिक माध्यमों में लड़कियों का ऑब्जेक्टिफिकेशन यानी वस्तुकरण बढ़ा है। जो गीत संगीत के एल्बम आते हैं, उनमें लड़कियों की कटी छटी मुद्राएं भर उन्हें एक सामान में बदलती हैं। पॉर्न साहित्य और पॉर्न वीडियो ने समाज में बड़े पैमाने में विकृति पैदा की है। पुराने सामंती दिमाग को लड़कियों का बाहर निकलना खलता रहा है। वर्क प्लेस में सुरक्षित नहीं है, घर के चारदीवारी के भीतर सुरक्षित नहीं है। तो ऐसी कौन सी दुनिया है जहां डर और आतंक खत्म हो सके और स्त्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। हिंसा, बलात्कार और सेक्स क्यों इतने पावरफुल टूल हैं? और जब सत्ता का नशा इनमें जुड़ जाता है तो फिर भयंकर अपराध और भयंकर अन्याय करने की छूट मिल जाती है। ये दुनिया कभी नहीं बदलेगी, कभी बेहतर नहीं हो पाएगी, ऐसा लगता है। एक नरक है, दलदल है, एक चुप चीख है। और जैसा वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था, एज अ वुमन आई हैव नो कंट्री। मुझे लगता है स्त्रियों के लिए सचमुच कोई जगह बाकी नहीं रही। जानकार मानते हैं कि इन घटनाओं को रोकने के लिए महिलाओं के प्रति लोगों का नजरिया बदलने की खासा जरूरत है। ग्रासरूट लेवल पे बदलाव होने चाहिए। बिल्कुल जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब माँ समझाए। बल्कि मैं कहूँ तो स्वीडन जैसे जो देश है, वहाँ पर बिल्कुल किंडरगार्टन समय से ही उनको सिखाया जाता है कि लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। इस समाज में जो एक ये दूरी बनाई गई, एक फांक डाली गई स्त्री और पुरुष उनकी दैहिकता को लेकर, तो वहाँ एक स्वस्थ बातचीत होना ज़रूरी थी। जैसे कि पहले मैट्रियार्की सोसाइटीज़ हुई हैं हमारे समाज में, जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो मातृसत्ता का एक रोल होता है जहाँ की चुनने का अधिकार स्त्री को है। तो मुझे लगता है कि आज वापस चुनने का अधिकार अगर स्त्री को मिलता है तो बात बहुत संभल जाएगी। पुरुषों को समझ में आएगा कि अगर हम बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे तो हम चुने जाएंगे। और सबसे पहले पुरुष को समझना होगा कि स्त्री की जो ना है वो सबसे बड़ी ना है और उसको मानना पड़ेगा। साल 2012 में हुए निर्भया केस ने पूरे देश को हिला दिया था, लेकिन आज 12 साल बाद भी कुछ खास नहीं बदला है। कवि गोरख पांडे ने कभी लिखा था कि ये आंखें हैं तुम्हारी या तकलीफ का समंदर, इस दुनिया को जितना जल्दी हो बदल देना चाहिए। लेकिन अफसोस आज तक हम कुछ नहीं बदल पाए। दिल्ली से अपने सहयोगी जेवियर्स के साथ मानसी जोशी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। 26 अगस्त की सुबह 4:30 बजे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास सीलमपुर में आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने 5 लोगों को कुचल दिया था। ये लोग फुटपाथ पर सोए हुए थे। ऐसे हजारों लोग रोज दिल्ली के फुटपाथ पर सोने को मजबूर होते हैं। इन बेठिकाना लोगों का दर्द समझने की कोशिश की हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा ने।
दिल्ली के शास्त्री पार्क में इसी जगह 26 अगस्त की सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग अस्पताल में थे, लेकिन 28 अगस्त को उनमें से एक और की मौत हो गई। सादरे से ट्रक आ रहा था, 19 फुटिया ट्रक, खाली ट्रक था। तो ट्रक यहाँ से कट से जो चढ़ा ना, 5 आदमी को, इंसान को रौंदता हुआ चला गया, समझे। शास्त्री पार्क ही नहीं, राजधानी दिल्ली के कई इलाकों जैसे कश्मीरी गेट, निजामुद्दीन, दिल्ली गेट, ISBT, लाल किला में कई लोग फुटपाथ पर सोते, खाना बनाते और गुजर बसर करते मिलते हैं। इनको लेकर न प्रशासन को फिक्र है और न ही पुलिस को फिक्र है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सरकार द्वारा भले ही आश्रय गृह बनाए गए हैं, लेकिन जानकारी के अभाव, दबंगई के डर और पहचान पत्र के अभाव के कारण ये लोग वहां नहीं जाते। असम के पिंटू पिछले 10-12 साल से फुटपाथ पर सो रहे हैं और उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। रैन बसेरे में जाते हैं तो उन्हें मारा पीटा जाता है। आपके पास पहचान पत्र वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। और घर परिवार में कौन है? अब पता भी नहीं है या नहीं है, ये भी नहीं पता। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, जो आप लोगों के लिए आश्रय घर बनाया जाता है, रैन बसेरा, वहाँ गए हैं कभी? बहुत रह चुका हूँ। अब वो क्या होता है वहाँ पे? अब वो ID मांगते हैं, पहचान पत्र वो भी मांगने लग गए। ये शांति बने लाल किला के पीछे, वहाँ पे जब से रहते हैं, मगर वो रैन बसेरा वाला नहीं सोने देता है। हाँ, वो क्यों नहीं सोने देता है? वो अपना पुराना बंद मांगते हैं, वो पहचान पत्र भी मांगता है और नाम भी लिखवाता है, मगर पहचान पत्र भी दोगे फिर भी नहीं सोने देता है वो। हम शास्त्री पार्क के एक रैन बसेरे का हाल देखने पहुंचे तो मालूम हुआ कि वहां बस 15 लोगों के सोने की जगह है, जबकि सोने वाले कई गुना ज्यादा हैं। बाकी दिक्कतें अलग हैं, शौचालय से लेकर पीने के पानी तक की दिक्कत है। तो ये सभी जानते हैं कि किसी को शौक नहीं है, कोई अपनी मर्जी से सड़क पर नहीं रहता है। उनकी मजबूरियां हैं, वो परेशान हैं, उनके पास रहने को घर नहीं है, उनके पास सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसकी वजह से वो आकर सड़कों पे सोते हैं, क्योंकि सड़कों पे सोने वाला व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि आसपास बहुत लोग होते हैं, सड़क चल रही होती है, तो उनको लगता है अगर उनके साथ कुछ भी बुरा होगा तो राह चलते हुए लोग देखेंगे और कोई उनके साथ कुछ बुरा करने का हिम्मत नहीं कर पाएंगे। सबसे त्रासद तब होता है जब फुटपाथ पर सोए लोग किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। अकेले 2022 में फुटपाथ पर हादसों की वजह से 629 मौतें हुई हैं। कुसुम 6 महीने की गर्भवती है और 7 साल से अपने सौतेले बाप और 2 बच्चों के साथ रोजाना फुटपाथ पर सोती है। उसे उसके पति ने छोड़ दिया है और कुसुम को फुटपाथ पर होने वाले हादसों का खतरा रोज सताता है, लेकिन वो मजबूर है। फुटपाथ पे क्यों रहती हैं? डर नहीं लगता है? लगता है दीदी, क्या करे, पर कमरा वमरा के लिए पैसे वैसे नहीं कमाते नहीं है। पहचान पत्र है? नहीं, बहुत तकलीफें होती हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोग बाग मरते रहते हैं। नहीं, मुझे आधार कार्ड बनवाना है, अपना आधार कार्ड नहीं है मेरा। शास्त्री पार्क में हुए घटना के बाद वहाँ के लोगों ने तो फुटपाथ पर सोना बंद कर दिया है, लेकिन दिल्ली के हर इलाके में ऐसे कई लोग हैं जो हर रात अपनी जान हथेली पर लेकर सोते हैं और सुबह सही सलामत उठने का इंतज़ार करते हैं। डर ज़रूर है, लेकिन अब ये मजबूर हैं और इन्हें इस चीज़ की आदत सी हो गई है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के मॉडल टाउन में पदयात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि मुझे जनता से बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है। जनता को लगता है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल को झूठे मामलों में सलाखों के पीछे डाल दिया है। बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हर कोई अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए बहुत काम किए हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी और INLD के गठबंधन कर लिया है। वहीं इस बार एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस अकेले लड़ रही है। हरियाणा में गठबंधन को लेकर कुछ ऐसा चक्र है कि पिछले 28 सालों में 3 पार्टियां जिन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया, उसके बाद से उस पार्टी के संख्या में गिरावट जारी है। वहीं बीजेपी की संख्या बढ़ रही है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, यह गाना तो सुना ही होगा। कुछ इसी तरह हरियाणा में भी बीजेपी के साथ है। राज्य में बीजेपी के साथ दोस्ती करने वाली पार्टियों को इम्तिहान देना होता है। बात साल 1996 की है, जब कांग्रेस के शीर्ष नेता बंसीलाल कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी हरियाणा विकास पार्टी बनाई। उसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव हुए और चुनावों में बंसीलाल की पार्टी को 33 सीट मिली। उस चुनाव में बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हुआ और गठबंधन की सरकार बनी और बंसीलाल राज्य के मुख्यमंत्री। हालांकि यह सरकार 3 साल बाद गिर गई क्योंकि बीजेपी ने उनका समर्थन वापस ले लिया। अगले चुनाव यानी साल 2000 में बंसीलाल की पार्टी को मात्र 2 सीट मिले। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। ऐसा ही कुछ हाल इनलो के साथ भी हुआ। साल 2000 में इनलो और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ और उस चुनाव में इनलो को 47 और बीजेपी को 6 सीट मिली। गठबंधन सरकार बनी और ओम प्रकाश चौटाला राज्य के अगले मुख्यमंत्री। लेकिन इसके बाद इनलो की संख्या में भी गिरावट शुरू हुई और साल 2019 विधानसभा चुनावों में इनलो की विधायक संख्या 1 पे आ गई। कुछ इसी तरह चौटाला परिवार की दूसरी पार्टी यानी जननायक जनता पार्टी, जिसे जेजेपी के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ भी हुआ। जेजेपी और बीजेपी का साल 2019 चुनाव के परिणाम आने के बाद गठबंधन हुआ और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई और दुष्यंत चौटाला राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन साल 2024 लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले जेजेपी सरकार से अलग हो गई। पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ी। 10 विधायकों वाली यह पार्टी लोकसभा चुनाव में 1% वोट भी नहीं ला पाई। लोकसभा के बाद अब तक पार्टी के 7 विधायक साथ छोड़ चुके हैं। जो बचे हैं उसमें से 2 विधायक यानी एक दुष्यंत हैं, एक उनकी मां और एक अन्य विधायक है। साल 1996 में 11 सीट वाली भाजपा साल 2019 में 40 पर पहुंच गई। वहीं उसकी सहयोगी पार्टियां अर्श से फर्श पर आ गईं। साल 2024 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर दोनों क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। अब देखना होगा कि इस चुनाव में ये दोनों पार्टियां कैसा प्रदर्शन करती हैं। मैं अश्विनी कुमार, NDTV के लिए। मॉनसून के मौसम में वडोदरा के निवासियों के लिए एक नई समस्या उभरकर सामने आई है। बाढ़ के पानी में बहकर मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। वन विभाग की टीम इन मगरमच्छों को बचाने के लिए तत्परता से काम कर रही है ताकि इन्हें सुरक्षित रूप से विश्वामित्र नदी में वापस छोड़ दिया जा सके। वन विभाग के साथ कई NGO भी इन मगरमच्छ को पकड़ने में हाथ बटा रहे हैं। वडोदरा में सड़कों पर पानी है, घरों में पानी है, लेकिन पानी से भी ज्यादा कहर है मगरमच्छों का। बाढ़ के पानी में बहकर मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंचकर दहशत पैदा कर रहे हैं। वन विभाग की टीम NGO की सहायता से मगरमच्छों को पकड़ने का काम कर रही है। इसके लिए खास किस्म के जालों और उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर उनको विभाग के बचाव केंद्र लाकर उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। घायल या कमजोर मगरमच्छों को तुरंत चिकित्सा सहायता भी दी जाती है। रेस्क्यू कर लाया गया है। अगर आप देखें तो टेम्पो से इन्हें उतार इस जाली में बांधा जा रहा है और यदि इन्हें कोई चोट लगी है अपने बचाव के दरमियान तो उसका इलाज कर इन मगरमच्छ को यहाँ पर कुछ दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद इन्हें दोबारा विश्वामित्री नदी में छोड़ दिया जाएगा। वडोदरा वन विभाग की एक टीम मगरमच्छों को बचाने और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए लगी हुई है। इन मगरमच्छों को कुछ दिन यहाँ रखा जाएगा और इसके बाद वापस इनको विश्वामित्री नदी में छोड़ा जाएगा। हमारे साथ बड़ौदा में जो पूरे NGO का वो आप देख रहे हो टीम है और ये टीम के साथ हम पूरा रेस्क्यू कर रहे हैं। और अभी वो रिसेंटली जो 2 मगर आए हमें कमाटी बाग में से रेस्क्यू किया है। अभी अगले साल के बारे में से ज़्यादा वो फ्लड की सिचुएशन अभी हुई है तो वो मगर का ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अभी 3-4 दिन में अभी तक का है 24 क्रोकोडाइल रेस्क्यू किया गया। जिनके घरों में पानी भरा है और जो राहत शिविरों में है उनको भी मगरमच्छों का डर सता रहा है। इतना सारा मगर है, पूरी तरह से जाते हैं तो मगर खा जाते हैं।
ऐसा हो जाता है। तो बारिश में तो बहुत लोग मतलब बहुत मगरमच्छ आते होंगे। हाँ, बहुत सारे मगरमच्छ है इधर से, बड़े बड़े मगरमच्छ, सांप मगरमच्छ सब निकल जाते हैं। वैसे वडोदरा पहले से ही मगरमच्छों के लिए जाना जाता रहा है। 2020 में यहाँ 400 मगरमच्छ थे, जो अब बढ़कर 500 के पार हो चुके हैं। बीते 2 दिनों में वन विभाग ने 24 मगरमच्छों को बचाया है। अकोटा, सयाजी बाग, वडोदरा पैलेस, बाल भवन में ज्यादा मगरमच्छ मिल रहे हैं। हेल्पलाइन के लिए वन विभाग ने 2 नंबर भी जारी किए हैं, 9409027166 और 9825011117। वडोदरा में बारिश में बड़ी संख्या में मगरमच्छ ही नहीं, सांप और कछुए भी मिल रहे हैं। ये मगरमच्छ कहीं ना कहीं बारिश में पानी के चलते और लोगों में आ जाते हैं, तो इन्हें रेस्क्यू करने के लिए कॉल किया जाता है, फिर इन्हें वहाँ से निकाल कर यहाँ पर ले आया जाता है। ऐसे में अब जब मगरमच्छ इस पूरे राज्य को मशहूर बना रहे हैं, लेकिन लोगों में डर और कहर मगरमच्छ को लेकर जारी है। वडोदरा से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।